एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 10th की बच्चों थर्ड यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब बच्चों धातु और अधातु। तो आज की इस वीडियो में बच्चों ये हमारा इस यूनिट का फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे बच्चों मेटल्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मेटल्स के बारे में, मतलब धातुओं के बारे में। तो बच्चों आपने जीवन में बहुत सारी धातुएं देखी हैं, बहुत सारे आपने धातुओं के यूज भी देखे हैं। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि इस कैटेगरी में हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो बच्चों 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे एलिमेंट्स। क्या पढ़े थे बच्चों? एलिमेंट्स मतलब तत्वों के नाम। ठीक है बच्चों, आपने तत्वों के नाम पढ़े थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से बच्चों कुछ। तो जितने भी एलिमेंट्स थे बच्चों आप उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते थे। पहला था बच्चों धातु मतलब मेटल्स, दूसरा था बच्चों आपका अधातु मतलब नॉन मेटल्स, और बच्चों एक इन दोनों के बीच की सीरीज होती है जिसमें धातु की प्रॉपर्टीज भी होती हैं कुछ और कुछ अधातु की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। उन्हें बोलते थे बच्चों मेटलॉइड यानी कि उपधातु। क्या बोलते थे बच्चों? उपधातु। मतलब जितने भी तत्व थे हमारे उनकी 3 सीरीज बनाई गई बच्चों। एक को बोलते हैं धातु, एक को अधातु, और जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे बोलते हैं बच्चों उपधातु। तो बच्चों उपधातुओं की गिनती तो सीमित है, 5 लगभग उपधातुएं हैं आपकी। लेकिन बच्चों हम बात करेंगे इस चैप्टर में धातु और अधातु की, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो बच्चों बात करते हैं कि धातु के कौन कौन से गुण हैं, किसी तत्व में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे हम उसे धातु की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम 1 बाय 1 बच्चों आज डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों धातु के बारे में, यानी कि धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। तो बच्चों बात करते हैं धातु के भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको कुछ मेटल्स के नाम बताता हूं, आपने देखे होंगे। सोना, चांदी, लोहा, आयरन मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये बहुत सारी धातुएं बच्चों आपके आसपास हैं। आपने गोल्ड देखा होगा, सोना देखा ही है बच्चों, चांदी भी देखी है, लोहा भी देखा है, एल्यूमिनियम भी मिल जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी धातु के सरफेस को थोड़ा सा रब करें, उसे रगड़ें थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा जो भी धातुएं, सभी धातुओं में एक चमक होती है। जैसे आपने देखें सोना अगर आपने गौर से देखा तो बच्चों उसमें पीले रंग की चमक होती है। चांदी को अगर आप गौर से देखें बच्चों तो उसमें व्हाइट रंग की चमक आती है, सफेद रंग की चमक आती है। इसी प्रकार से लोहे को देखें तो उसमें बच्चों अगर वो प्योर लोहा है, आयरन है, तो उसमें ब्लैक कलर की चमक आती है। इसका मतलब बच्चों पहली प्रॉपर्टी जो धातुओं की होती है कि सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बच्चों धात्विक चमक। क्या बोलते हैं? धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर बोलते हैं बच्चों। पहला पॉइंट क्लियर बच्चों कि धातुओं की एक बेहद बेहतरीन प्रॉपर्टीज है या प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, कि धातुओं में चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। यहां तक क्लियर बच्चों। पॉइंट नंबर 2, आपने जितनी भी धातुएं देखी हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास लोहा है या एल्यूमिनियम है या कॉपर है, अगर आप उन्हें बच्चों तेज धार वाले चाकू से कट करने की कोशिश करो, उन्हें काटने की कोशिश करो, तो बच्चों आप देखेंगे क्या वो कट सकते हैं? नहीं ना। तो बच्चों जनरली धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? धातुएं कठोर होती हैं, वो हार्ड होती हैं। कुछ धातुओं को छोड़कर बच्चों एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे सोडियम है वो चाकू से आसानी से कट जाता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा पनीर कट जाता है, ठीक लगभग उसी प्रकार से सोडियम भी आसानी से चाकू से कट जाता है। अदरवाइज बच्चों लगभग सभी धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमने जाना कि धातुओं के 2 भौतिक गुण, पहला धातुओं में चमक होती है, दूसरा गुण बच्चों कि धातुएं कठोर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? धातुएं कठोर होती हैं। आइए बच्चों पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी क्या कि आपने जितनी भी धातुएं देखी हैं बच्चों, क्या आपको लगता है कि आप उनका वायर क्रिएट कर सकते हैं? वायर देखे होंगे बच्चों, आपने तार देखे होंगे, आपके घरों में मिल जाएंगे बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। तो मतलब बच्चों धातुओं के क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं बच्चों। क्या बनाए जा सकते हैं? आपके तार बनाए जा सकते हैं। ये बात क्लियर बच्चों आपकी? तो मतलब बच्चों धातुएं कैसी होती हैं? तन्य होती हैं। कैसी होती हैं? तन्य। मतलब धातुओं में डक्टिलिटी होती है, तन्य होती है, उनके तार बनाए जा सकते हैं। एक और खास बात बच्चों, सबसे ज्यादा तन्य धातु अगर पूछी जाए आपसे तो बच्चों सोना एकमात्र ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा तन्य है। तो बच्चों सोने के 1 ग्राम से, मात्र 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, मतलब बच्चों 2000 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि सोना कितना ज्यादा तन्य है या उसकी
जो आपकी तन्यता है वो कितनी ज़्यादा है सोने की। तो बच्चों नेक्स्ट हो गया तन्य। पॉइंट नंबर 4, आपने देखा होगा बच्चों कि अगर हम लोहा या किसी धातु के पीस को अगर हम लेते हैं और उस पर बार बार किसी हथौड़े से बच्चों प्रेस किया जाए, उसे पीटा जाए, तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा फैल जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? फैल जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों मैलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं बच्चों? आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब चोट बच्चों, और वर्धनीय मतलब वृद्धि से लिया गया, तो आघात वर्धनीयता। तो धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय होती हैं। कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय। मतलब ये पीटने पर फैलती हैं। जैसे बच्चों आपने ब्रिक देखी होगी, कोयला देखा होगा, अगर आप उन्हें पीटने की कोशिश करो हथौड़े से तो उनके छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाते हैं। तो बच्चों धातुओं की मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई। धातुओं में धात्विक चमक होती है एक प्रकार की, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। पॉइंट नंबर 2, धातुएं कठोर होती हैं। पॉइंट नंबर 3, तन्य होती हैं। पॉइंट नंबर 4, आघात वर्धनीय होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? आघात वर्धनीय। पॉइंट नंबर 5 भी बच्चों आप लिख सकते हैं। क्या हो सकता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, धातुओं के तार बनते हैं। अब एल्यूमिनियम या कॉपर जितनी भी हैं बच्चों धातुएं हैं, इनके अगर आप तार बनाते हैं तो ये बच्चों क्या करते हैं? करंट फ्लो करते हैं, करंट को पास करते हैं, विद्युत पास करते हैं। अदरवाइज इनका बनाने का कोई फायदा नहीं होता बच्चों। तो धातुएं क्या होती हैं बच्चों? वैद्युत की सुचालक होती है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होती हैं बच्चों? वैद्युत की चालक होती हैं। या आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, सुचालक बेटा, गुड कंडक्टर। मतलब ये विद्युत आसानी से पास करती हैं। ठीक है बच्चों, एक और पॉइंट चलो लास्ट बता देते हैं। बच्चों आपने देखा होगा आपके घर में जो बर्तन होते हैं, कई बार बच्चों उन बर्तनों पे जो हत्था लगा होता है वो या तो आपका टेफ्लॉन का होता है, प्लास्टिक की फॉर्म में होता है, या आपने देखा होगा पहले कभी लकड़ी के हत्थे चलते थे। ठीक है बच्चों, तवे वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएगा लकड़ी का हत्था होता है। तो बच्चों ऐसा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बच्चों जो आपके बर्तन होते हैं वो भी किसी ना किसी धातु के बने होते हैं या मिश्र धातु के बने होते हैं। और धातुएं बच्चों क्या होती है कि जब हम धातु के एक सिरे को गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा आसानी से गर्म होना शुरू कर देता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि धातुएं ऊष्मा की भी क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं या ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब उनमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित हो जाती है। इसलिए बच्चों उसमें कोई ऐसे पदार्थ दूसरे सिरे पर लगाया जाता है जो इंसुलेटर होता है या जो कुचालक होता है, जो गर्म ना हो, या इसका मतलब बच्चों वो ऊष्मा का कुचालक हो। तो बच्चों ये थी धातुओं की भौतिक गुण जो आपको याद करने, आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। एक बार बच्चों रिवाइज कर लेते हैं। पहला बच्चों आपने देखा होगा धातुओं के तार बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चों। दूसरा, धातुओं के तार बनते हैं तो विद्युत की सुचालक भी होती है। तीसरा, अगर बर्तन को एक सिरे से गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इसका मतलब ऊष्मा की भी सुचालक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ गुण थे आपके सामने जो मैंने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों धातुओं के रासायनिक गुण। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम धातुओं के रासायनिक गुण। तो बच्चों धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं वो किस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं? तो बच्चों हमारी हेडिंग है रासायनिक गुण। इसका मतलब बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं के रासायनिक गुण। तो बच्चों हमारी जो पहली हेडिंग है वो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या बच्चों इन्हें वायु में जलाने पर। तो बच्चों आपने देखा होगा कि अगर हम मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाते हैं तो वो व्हाइट चमक के साथ जलता है या व्हाइट ज्वाला के साथ जलता है। मतलब मैग्नीशियम के तार को अगर हम जलाते हैं, उसे रिबन बोलते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम जलाते हैं तो वो सफ़ेद चमक के साथ जलता है। तो बच्चों जनरली क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो बच्चों वो अपने ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। क्या बनाती हैं? अपने ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी धातुएं रिएक्शन करेंगी ऑक्सीजन से तो क्या बनाएंगी? अपने ऑक्साइड बनाती हैं। ये आपको मैं 4 कीवर्ड बताने वाला हूँ आज, इन चारों को ध्यान रखना आपको, उसके बाद आप कोई भी रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके लिए आपको रासायनिक सूत्र बनाने आने चाहिए। अगर आपको अभी तक रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आए हैं तो बच्चों आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या आई बटन पर जाकर भी वो वीडियो आप देख सकते हैं बच्चों। तो पहला पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताया कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर आपको क्या मिलता है बच्चों? मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। जब भी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो वो अपने ऑक्साइड बनाती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बच्चों कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसकी बच्चों? कॉपर धातु है, अगर हम इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं बच्चों O2, तो बच्चों इसका ऑक्साइड बनेगा CuO। क्या बनेगा बच्चों? CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड।
ठीक है बच्चों। कॉपर एक धातु है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों आपका कॉपर ऑक्साइड CuO। तो ऑक्सीजन बच्चों कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई, और इस हिसाब से बच्चों आपके कॉपर भी कितने हो गए 2। तो पहली रिएक्शन तो बच्चों ये हुई कि जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो बनता है आपका कॉपर ऑक्साइड। दूसरी बात बच्चों कि जब एल्यूमिनियम धातु की क्रिया भी करते हैं तब भी क्या बनता है बच्चों आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनता है बच्चों आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखें बच्चों रिएक्शन किस तरीके से होगी, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। तो बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है, मैंने पहले ही बताया बच्चों, आप आई बटन पर जाकर फॉर्मूले बनाने सीख सकते हैं। तो बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Al2O3। क्या होगा बच्चों Al2O3। अब बच्चों प्रॉब्लम ये आती है कि ऑक्सीजन कितने 3 और यहाँ पर कितने 2। तो बच्चों 2 से 3 नहीं बना सकते आप किसी भी तरीके से। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, 3 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ बच्चों अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब बच्चों मुझे इनको एलसीएम लेके बैलेंस करना है। या आप देखें तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 2 जा 6, और यहाँ कितना हो गया बच्चों 3, तो 2 × 3। तो ये ऑक्सीजन यहाँ तक आपका बैलेंस हो गया, और एल्यूमिनियम कितना हो गया बच्चों आपका 2 और 2 4। इस हिसाब से बच्चों दूसरी ये रही। तो बच्चों मैंने पहला पॉइंट जो बताया है कि धातुएं जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं अपने ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। वैसे बच्चों ज़्यादातर क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन बच्चों जो ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो अपने हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, अपने हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों जैसे इसके उदाहरण आपको अगर देखने में मिले तो सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड हैं, जो क्षार होते हैं बच्चों, वो जल में घुल जाते हैं और वो जल से क्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। चाहे तो बच्चों वो दोनों रिएक्शन यहाँ पर कर लीजिए, या अगला जो हेडिंग आने वाली है हम उसमें कर लेंगे। चलो मैं यहाँ भी बता देता हूँ और आपको वहाँ पर भी बता दूंगा। तो बच्चों जो सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O, अगर आप इसकी बच्चों जल से रिएक्शन करते हैं H2O, जल से रिएक्शन करते हैं तो बच्चों चूंकि ये जल में घुल जाता है और घुलकर क्या बनाएगा बच्चों, क्षार। तो क्या हो जाएगा, क्षार क्या होता है बच्चों, NaOH। क्या हो जाएगा, NaOH। इसी प्रकार से बच्चों आपका पोटेशियम ऑक्साइड होता है K2O, और ये भी जल के साथ रिएक्शन करता है बच्चों। यहाँ पर मैं L लिख रहा हूँ, L का मतलब बच्चों लिक्विड, और यहाँ भी बनेगा बच्चों आपका KOH। क्या बनेगा, KOH। अगर आप बैलेंस करना चाहें तो बच्चों सोडियम कितने थे 2, तो 2 लगा दीजिए, बैलेंस है ऑटोमेटिकली, और ये भी कितना है, बैलेंस। ये दोनों रिएक्शन बच्चों यहाँ पर लिखनी कंपलसरी नहीं है, आप केवल इतना ही याद रखें कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। मैं बता रहा था बच्चों कुछ ऑक्साइड जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, वो अपने हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म कर लेते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं हेडिंग नंबर 2 की, जिसका नाम है बच्चों धातुओं की जल से अभिक्रिया। किसकी बच्चों, धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो बच्चों हेडिंग नंबर 2 है हमारी जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बच्चों, जल के साथ। तो बच्चों ज्यादातर धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो जल के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि जल के साथ अगर कोई धातु अभिक्रिया करती है तो किस तरीके से करती है। तो बच्चों आपका पॉइंट नंबर 1 है, तो बच्चों जो मेटल होती हैं, जो धातु होती हैं, अगर वो जल के साथ रिएक्शन करती हैं तो बच्चों पहले की तरह ही आपके बनाती है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाती है बच्चों, आपके मेटल ऑक्साइड, मतलब धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों। धात्विक ऑक्साइड के बाद बच्चों साथ में बनाती है जल। क्या बनाती है, जल, मतलब वाटर। तो ये भी दूसरा कीवर्ड है बच्चों जो मैं बता रहा था आपको। 4 कीवर्ड याद करने, पहला मैंने बता दिया था। दूसरा बच्चों ये है मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और वाटर सॉरी बच्चों वाटर नहीं बच्चों, वो बनाती है हाइड्रोजन। क्या बनाती है बच्चों, आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए यहाँ तक कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब इसमें देखें कुछ बच्चों जो ऑक्साइड है, मैं पहले ही बता रहा था, कुछ ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं, तो बच्चों वो अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोक्साइड कौन कौन से बनाते हैं, जनरली बच्चों जो धातुएं या उनके ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं धातुओं के, वो अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे आपका सोडियम
पोटेशियम और कैल्शियम। तो जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे डायरेक्ट इनके क्या बनाएंगे बच्चों, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम अन्य किसी मेटल की रिएक्शन करेंगे जैसे एल्यूमिनियम की, तो हम बनाएंगे बच्चों उसका ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। आयरन की करेंगे तब भी क्या बनाएंगे, आपका ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों रिएक्शन। मैंने किया बच्चों आपका मेटल लिया सोडियम, क्या लिया बच्चों, सोडियम, और मैं इसकी जल के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ H2O के साथ। ठीक है बच्चों, तो H2O के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ बच्चों मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा हूँ, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि बच्चों सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम इन तीनों के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलनशील हैं और वो कार्बन क्या बनाते हैं, आपके हाइड्रोक्साइड। तो मैंने डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो बच्चों बैलेंस कीजिए, क्या बचेगा आपका, एक H बचेगा। क्या बचा बच्चों आपका, एक H। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे बच्चों आपका, हाइड्रोजन। क्या बना सकते हैं साथ में, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन कैसे बनेगी, अब हाइड्रोजन क्या है बच्चों आपके पास, सिंगल है, और हाइड्रोजन सिंगल क्या होता है, परमाणु। जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2। क्या होता है, H2। लेकिन रिएक्शन से हमें केवल कितना H मिला बच्चों, 1। इसका मतलब कंप्लीट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों देखें जरा क्या हो जाएगा, 2 2 और ये भी कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। गैस के लिए आप ऊपर का सिंबल यूज कर सकते हैं, या हम गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों स्मॉल g का प्रयोग करते हैं ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जो सेकंड रिएक्शन है मैंने बताया था पोटेशियम भी ऐसा ही होता है, सिमिलर बच्चों। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ बैलेंस करके, उसका भी बच्चों क्या बनता है, आपका हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन। तो बच्चों ये दोनों रिएक्शन को जब जल से घोला जाता है तो ये अधिक मात्रा में ऊर्जा भी देती है। अब तीसरी बच्चों मैंने बताया था कैल्शियम, और कैल्शियम बच्चों जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है अपना हाइड्रोक्साइड। और बच्चों यहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, या आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। नहीं आते तो मैंने पहले ही बताया था बच्चों, आई बटन पर क्लिक करके आप सीख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। बच्चों ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और हमारे पास कितना है 1, तो मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 2 से। कितने से हो जाएगी बच्चों, 2 से। और बचा बच्चों आपका क्या, H2, वो तो निकलना ही है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इस फॉर्मूले को ठीक है क्रिएट करते हैं। यहाँ तक क्लियर बच्चों। अब मैं बता रहा था बच्चों आपको, एल्यूमिनियम या जो आयरन होते हैं अगर आप उनकी रिएक्शन करते हैं तो बच्चों एल्यूमिनियम क्या होता है, Al। क्या होता है, Al। जल के साथ क्रिया करो H2O के साथ, तो बच्चों एल्यूमिनियम का क्या बनेगा, आपका ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों आपका, ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है बच्चों, Al2O3। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन कितने चाहिए बच्चों आपको, 3। कितने चाहिए, 3। एल्यूमिनियम कितने चाहिए आपको, 2। तो ये हो गया बच्चों आपका 2। क्या बचा बच्चों आपका, 3H2। क्या बचा, 3H2। ठीक है बच्चों, ये सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका किस स्टेट में बच्चों, सॉलिड स्टेट में। इसके साथ आप AQ लगा सकते हैं, मतलब एक्वस स्टेट है, ये भी एक्वस है। जलीय विलयन बच्चों, इसको भी आप जलीय विलयन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों S, मतलब सॉलिड। क्या होता है बच्चों, S मतलब सॉलिड। यहाँ तक क्लियर बच्चों आपका, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आयरन करेगा Fe। क्या करेगा, Fe। किसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों, इसकी भी जल के साथ करेंगे। किसके साथ बच्चों, जल के साथ, H2O। तो बच्चों आयरन का जो ऑक्साइड होता है, आयरन के बच्चों 2 ऑक्साइड होते हैं आपके। एक तो होता है बच्चों FeO, और दूसरा होता है बच्चों आपका Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। तो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, Fe3O4। क्या बनेगा, Fe3O4। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं Fe कितने लगे बच्चों, 3। ऑक्सीजन कितने लगे बच्चों आपके, 4। तो ये हो गया बच्चों आपका 4, और कितने H2 बच्चों आपके, 4H2। तो बच्चों ये 5 रिएक्शन है जो NCERT बुक में दी गई है कि आप रासायनिक गुण अगर जल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम डायरेक्ट अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और जो बाकी की धातु हैं वो अपने क्या बनाएंगे बच्चों, ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लें बच्चों, एल्यूमिनियम और आयरन। बच्चों रिएक्शन में जो प्रॉब्लम आएगी वो रासायनिक सूत्र की आएगी, रासायनिक फॉर्मूले आपको याद नहीं है अगर, तो आप बच्चों वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों हम। तो 3 में तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, पहला था हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और दूसरा है बच्चों हमारा जल के साथ अभिक्रिया। बच्चों पॉइंट नंबर 3 है आपका
अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बच्चों? अम्लों के साथ अभिक्रिया। वैसे तो बच्चों हम अम्लों के साथ अभिक्रिया सेकंड यूनिट में कर चुके हैं, एसिड बेस और सॉल्ट में, मतलब अम्ल क्षार और लवण में। आप चाहें तो वो चैप्टर भी आप देख सकते हैं। बच्चों अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो धातुएं जो होती हैं बच्चों वो तनु अम्लों के साथ आसानी से क्रिया कर लेती हैं और क्या देती हैं? आपकी हाइड्रोजन। क्या देती हैं बच्चों? आपकी हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों 3 अम्ल मैंने आपको जनरली बताया था, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और एक होता है बच्चों आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि तनु अम्ल के साथ HCl H2SO4 और HNO3 हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि HNO3 जनरली किसी धातु से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों क्यों नहीं देता? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है बच्चों? प्रबल ऑक्सीकारक। और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसे जल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? जल में। तो बच्चों नाइट्रिक अम्ल जनरली किसी धातु से रिएक्शन नहीं करता है, करने के बाद मतलब वो हाइड्रोजन नहीं देता है। रिएक्शन तो कर लेता है लेकिन क्या नहीं देता? हाइड्रोजन। क्यों नहीं देता? क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है बच्चों। तो कुछ धातुएं बच्चों फिर भी ऐसी होती हैं जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, वो HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे देती है, लेकिन अम्ल बच्चों बेहद ही तनु होना चाहिए, मतलब उसकी तनुता बहुत कम होनी, मतलब बहुत अधिक होनी चाहिए। तो बच्चों तनुता क्या होती है? यहाँ पर ये वर्ड भी ध्यान रखें। तनुता होती है बच्चों जब अम्ल की कम मात्रा ज्यादा जल में घुली हुई हो, अधिक मात्रा के जल में घुली हो। जैसे बच्चों आपका 2 ग्राम घुला हो 500 ग्राम जल में, तो आप समझ सकते हैं उसकी मात्रा कितनी है? बहुत कम है। तो वो कैसा होता है? तनु होता है। कैसा होता है? तनु। जब मात्रा ज्यादा होती है तो कैसा होता है? सांद्र। तो बच्चों इसकी रिएक्शन आप वहां से भी देख सकते हैं, या मैं कुछ रिएक्शन लिख देता हूं बच्चों, आप जल्दी से देख लीजिए इन्हें। तो Zn प्लस H2SO4 बच्चों आपका, तो ये क्या बनाता है बच्चों? आपका ZnSO4 प्लस H2 मैंने बता दिया बच्चों। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। ऐसे बच्चों आपका Fe प्लस H2SO4, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका FeSO4 प्लस H2। ठीक है बच्चों। अगर आपको ज्यादा रिएक्शन देखनी है तो आप अम्ल क्षार वाले चैप्टर में देख सकते हैं। आइए बच्चों चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट था आपका लास्ट है रासायनिक गुण में धात्विक लवणों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बच्चों? धात्विक लवणों के साथ। अब धात्विक लवण बच्चों कौन से होते हैं? जो अन्य धातुओं के लवण होंगे। ठीक है बच्चों। तो धात्विक लवण जैसे आपका मान लीजिए बच्चों आप किसी धातु की रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल ए की। किसकी कर रहे हैं बच्चों? मेटल ए की रिएक्शन कर रहे हैं, धातु ए की रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। मेटल ऑक्साइड के साथ, मतलब किसी सोल्ट के साथ। किसके साथ बच्चों? किसी सोल्ट के साथ। ठीक है। मान लीजिए ये सोल्ट जो है वो मेटल बी का है, मेटल बी सॉल्ट। ठीक है बच्चों। मतलब आप इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं किसी धातु की किसी अन्य धातु के लवण के साथ। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा? मेटल बी अलग हो जाएगा और ये लवण बन जाएगा बच्चों आपका मेटल ए का। किसका बच्चों? मेटल ए का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ मेटल ए। जैसे मैं आपको रिएक्शन दे देता हूं बच्चों, मान लीजिए आपने रिएक्शन की बच्चों Cu प्लस AgNO3 के साथ। ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2Ag। बैलेंस कर लीजिए बच्चों। अब इसने क्या किया बच्चों? समझिए धातु थी आपकी कोई A, ये कोई धातु है दूसरी B, ये इसका लवण है। तो A ने बच्चों किसको रिप्लेस कर दिया? B को। और सोल्ट किसका बन गया बच्चों? आपका मेटल B अलग हो गया और सोल्ट किसका बन गया? मेटल A का। समझ गए आपको कि धातु क्या कर देती है बच्चों? प्रतिस्थापित कर देती है। लेकिन बच्चों इसमें कंडीशन होती है, अधिक क्रियाशील धातुएं, मैं फिर बता देता हूं बच्चों, जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं ही कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर सकती हैं। अधिक क्रियाशील किसको करती हैं बच्चों? कम क्रियाशील को। किसको? कम क्रियाशील को। ठीक है बच्चों। विस्थापित कर सकती हैं। जैसे अगर आप इस रिएक्शन को देखें कि Ag प्लस CuNO3 हो बच्चों, CuNO3 का होल ट्वाइस, और आप सोचें कि Ag किसको रिप्लेस कर देगा? Cu को। किसको करेगा? Cu को। तो बच्चों Ag Cu को रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब इन दोनों की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है बच्चों। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो सिल्वर है वो कॉपर से कम क्रियाशील है। क्या है बच्चों? कम क्रियाशील। तो बच्चों आप कंफ्यूजन में होंगे कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील क्या है। तो बच्चों ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम रहेगा हमारा
क्रियाशील या मतलब सक्रियता श्रेणी, जिसको बोलते हैं ECS या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज के लिए बच्चों इतना ही। कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले देखें, तो बच्चों बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।